बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल मेरे चार अगर, जिसकी राइटर है रुखसाना निगार अदनान, उसकी ये 29वीं एपिसोड है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मैं जानता हूँ तुम बिया हो ना तुम, बोलो। उसकी मुसलसल खामोशी पर कोई बेकरारी से कह रहा था और अबिया की समाअतें जैसे बर्फ़ की तरह सुन्न हो रही थी। बिया बोलो कुछ तो प्लीज़, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे फ़ौरन। सुन रही हो ना मेरी बात? ज़रियाब की तेज़ आवाज़ पर जैसे वो होश में आ गई। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। मैं होटल में ठहरा हुआ हूँ, कहते हुए उसने 5 स्टार होटल का नाम और रूम नंबर बताया। मैं कल शाम 5 से 6 के दरमियान तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आओगी ना? बताओ मुझे। उसके लहजे में वहीं चंद साल पहले वाली बेकरारियाँ थी, जैसे बीच के ये दिन तो उनके दरमियान आए ही नहीं थे। किस लिए? न चाहते हुए भी न जाने क्यों उसके लबों से फिसल गया। इसीलिए तो बुला रहा हूँ। कुछ बातें अनकही सी, कुछ गलत फहमियाँ बदगुमानियाँ हैं दिलों में जो रफ़ा करना है। मगर किस लिए? उसकी बात समझते हुए गुस्सा किसी आंधी की तरह उसके दिमाग पर चढ़ा था। मेरा दिल उन गलत फहमियों के बायस अजीब वहशत व अजियत से गुजर रहा है। खुदा के लिए एक बार आकर सुन जाओ, सिर्फ एक बार मुझे इस नाकर्दा गुनाह के बोझ से आज़ाद कर जाओ। मैं तुमसे हर सूरत मिलना चाहता हूँ बिया, हर सूरत। अगर तुम कल शाम को नहीं आओगी तो कल ठीक 7 बजे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँगा। मैं इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं चंद दिनों के लिए आया हूँ और तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊँगा, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम ना आई तो मैं आ जाऊँगा कल शाम 5 बजे। मैं शिद्दत से तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। खुदा हाफिज़। तेज़ तेज़ बोलते हुए दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया। अब मिस्टर ज़रियाब को क्यों मेरी याद सताने लगी? जब मैंने तड़प तड़प कर पुकारा था, इल्तिजा की थी, हाथ जोड़े थे कि एक बार आने के लिए, अपनी बात सुनवाने के लिए, तो उस घड़ी उन पर तकब्बुर की इंतहा थी कि ये मेरी आवाज़ सुनने के रवादार नहीं थे। और अब इस बदकिरदार अबिया में क्या सुरखाब के पर लग गए जो ये मुझसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। सारे फासले मिटाकर मुझसे मिलने चले आए हैं, सिर्फ मुझसे मिलने। उसने गुस्से में बल खाते हुए रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। और उन्होंने समझ रखा है कि अबिया तो इनकी बांदी है, इनके हुक्म की गुलाम। ये इशारा करेंगे और वो सर के बल दौड़ी चली आएंगी। आखिर क्या समझ रखा है इन्होंने मुझे? इस घड़ी मेरे कत्ल में सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारा था मिस्टर ज़रियाब। कैसे मुर्गे बिस्मल की तरह दिन रात मैं तड़पी थी, रोई थी, गिड़गिड़ाकर माफ़ियाँ मांगती रही थी। इस वक्त उन्हें मेरी हर बात झूठ का पलंदा लग रही थी, ड्रामा और ढकोसला। और अब अगर मैं ना मिलने आई तो खुद चले आएंगे। आ जाए, मिलती है मेरी जूती। उन्होंने मुझे मिट्टी की गुड़िया समझ रखा है, जिसका जब जी चाहा बनाया, खिलाया, तोड़ा, फिर नई सूरत में ढाल लिया। नहीं मिस्टर ज़रियाब, अब मैं आपकी इस झूठ के चाल में नहीं आऊँगी। आई एम सॉरी, मैं नहीं आऊँगी। आप आएंगे तो भी नहीं मिलूँगी। जहाँ सब मेरे अपने हैं उनके लिए मर गई तो आपसे मिलने का क्या सवाल? नेवर। वो खुद ही बुड़बुड़ाती, गुस्से में खौलती कमरे से बाहर निकल गई। बिया क्या कर रही हो? वो यूं ही उस सन्नाटे और बोरियत और कुछ अपने अंदर की कश्मकश से बचने के लिए कपड़ों की अलमारी खोले खड़ी थी जब पुप्पो अंदर दाखिल होते हुए उससे पूछने लगी। पुप्पो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, वो जैसे थके हुए लहजे में बोली और अलमारी के पट बंद कर दिए। इस बड़े घर के सन्नाटे में तो जैसे उसकी अपनी आवाज़ भी कहीं खो गई थी। समाहती आवाज़ों को सुनने को तरस रही थी। उस छोटे घर में वो किसी से बात नहीं भी करती थी तो भी गली में बच्चों की, लोगों की, फेरी वालों की सारा दिन वक्तन फ़वक्तन आवाज़ें आती ही रहती थी। कोई ना कोई औरत आ जाती पुप्पो से मिलने, लामहल्ला उससे 1-2 बातें करना पड़ती। और यहाँ तो जैसे कोई ज़रूर था ही नहीं, बस सादिया बेगम, वो और जो उस वक्ती मुलाजमा भटकी हुई रूहों की तरह फिरती रहती। आप कहीं जा रही हैं? वो हल्के संदूरी रंग के चिकन कॉटन के सूट में अच्छी तरह दुपट्टे ओढ़े खड़ी थी। हाँ। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसकी तरफ देखने लगी। चलोगे मेरे साथ? सारा दिन घर में पड़े पड़े बोर हो जाती होगी। कहाँ जा रही हैं आप? वो बेड के किनारे टिक गई। राफ़ी का फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, अमूमन इसी वक्त करता है। आज उसे गए 1 महीना 3 दिन हो गए और यूँ लगता है जैसे कितने महीने गुजर गए। अल्लाह साथ खैरियत के लाए उसे। उन्होंने उसके सवाल का जवाब या तो कसदन नहीं दिया था या सुना नहीं था। वो चुप करके बैठ गई। वलीद का फ़ोन आया था सुबह? वो चंद लम्हों के सकूत के बाद फिर बोली। आरफा भाभी अस्पताल में है। उस दिन मैं उन्हें देखने गई थी घर। उसी दिन मुझे बहुत कमज़ोर लगी थी। वलीद बता रहा था रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। शायद शुगर लेवल लो हो गया था, यूरिन प्रॉब्लम हो गया था। सुबह फिर अस्पताल से आए। भैया वो तुम्हारी जुदाई में घुल रही हैं और तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकती बेटा। दिल को इतना पत्थर नहीं बनाते। चलो मेरे साथ, और कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते से ही इतना हक तो है उनका।
ऐसा इंसानियत का नाता उन्होंने मुझसे तो कोई नहीं रखा था। कैसा मैं बिल्की थी, रोई तड़पी थी कि मम्मी मुझे खुद से जुदा ना करें। मगर उस वक्त उन्हें इंसानियत नहीं बल्कि दौलत और दौलतमंदों से नातादारी ज़्यादा अजीज़ थी। अब इस नातेदारी को आवाज़ दें कि उनके बदन में ज़िंदगी दौड़ाएं। वो सफाकी से सोच रही थी, पता नहीं माँ के बारे में हर बार उसकी सोच सख्त से सख्त तर क्यों होती जा रही थी। नहीं पुप्पो, मैं नहीं जा सकूंगी, आप पूछ लीजिएगा, वो रखाई से कहते हुए उठ खड़ी हुई। भैया उन्हें सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। मुझे देखते ही कैसे उनकी निगाहों की ज्योत बुझने लगी। भैया, मुझसे इन बुझे हुए दियों की तरफ नहीं देखा जाएगा। दर गुजर दूसरों को ही नहीं, हमें खुद भी पुरसुकून कर देता है। तुम्हारा इस्तराबो बेचैनी दूर हो जाएगी। अब उन्होंने उसे दूसरे रुख से समझाना चाहा। मुझे कोई बेचैनी नहीं पुप्पो, और मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि मैं शेवा पैगम्बरी पे चलूँ। मैं तो बहुत तंग दिल और तंग सोच वाली हूँ। यूँ भी माफ़ उसको इंसान करता है जिसे याद रखता है। पुप्पो, मैं उनको भूल चुकी हूँ, प्लीज़ आप बार बार मुझे मजबूर ना करें, वो उसी सख्त लहजे में बोली। तो सादिया बेगम को पहली बार उसकी हरदर्मी पर सख्त गुस्सा आया। अभी वक्त हाथों में है, ये वक्त हाथ से निकल गया तो शायद उम्र भर के पछतावे रह जाएंगे। उन्होंने आखिरी अरबा इस्तेमाल किया। आपके ख्याल में अब मेरे पास क्या है? वो तनक कर बोली तो वो बेबसी से उसे देख कर रह गई। भैया, एक बार मेरे साथ चलो, बेशक किसी से बात ना करना, बस 1-2 मिनट के लिए उन्हें देख कर। प्लीज़ पुप्पो, सॉरी, मैं नहीं जा सकती, वो तेज़ी से कहते हुए बाहर निकल गई। इसके इस हट धर्म रवैये से डरती है। वही माँ बेचारी मिलने ना आ सकी। दोबारा कहती हैं दरवाजे से लौट गई कि अगर बेटी ने धुतकार दिया तो वो जीते जी मर जाएंगी। आखिरी ऐसी दिखावे की जिद का क्या फ़ायदा जिसमें सारा नुकसान अपना ही हो। वो एक सर दाह भरते हुए बाहर निकल आया और लाउंज में बैठी बजाय टीवी पे नजरें जमाए चैनल पर चैनल बदल रही थी। जगह उसका ध्यान कहाँ था, सादिया बेगम बाखूबी जानती थी। वो शिकस्ता कदमों से बाहर निकल आई। ड्राइवर गाड़ी के आगे खड़ा उनके मुंतज़िर था। गाड़ियाँ स्टार्ट होने की आवाज़ सुनते ही अबिहा खिड़की में आ खड़ी हुई। आफ्ताब ज़ुबैरी, देखो ये औरत मनहूस नहीं थी, तुम इसकी ज़िंदगी में किसी नहूसत की तरह आए थे। तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले ये औरत महलों में रहती थी और गाड़ियों में सफ़र करती थी। तुमसे रिश्ता जोड़ने के बाद इसकी ज़िंदगी से हर आसाइश निकल गई। ज़िंदगी एक सेलन ज़दा डरबे में महदूद होकर रह गई और इसकी ज़िंदगी से निकलते ही वो फिर से महल में आ गई और गाड़ी में सफ़र करने लगी। और तुम इस औरत की रफ़ाकत में आफ़ियत में रहे और आफ़ियत से निकलते ही आफत में आ गए। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसे कैसे गलत अंदाजे कायम कर बैठते हैं और फिर उस पर अड़ जाते हैं। ये तो हमें आखिरी वक्त के करीब पता चलता है कि हमने तमाम ज़िंदगी इन गलत अंदाज़ों और क़याफ़ों की बुनियाद पर गोया अपने हाथों से बर्बाद कर डाली है ना लतीफ़ा? वो पुप्पो को देखते देखते आफ्ताब ज़ुबैरी के बारे में सोचते हुए न जाने क्या सोचने लगी कि आखिरी ख्याल की रो ने उसे खुद भी चौंका दिया। अपने बारे में, दूसरों के बारे में गलत अंदाजे कायम करना और अड़ जाना, कहीं यही सब कुछ मैं भी तो नहीं कर रही? शायद मैं मम्मी की जगह होती तो यही कुछ करती और अपने फ़ैसले को दुरुस्त साबित करने की मेरे पास 101 दलीलें होती। पहली बार उसके दिल ने माँ को एक दूसरे मकाम पर रखकर सोचा था। उसके पत्थर दिल पे एक जौंक सी लगी थी। वक्त हाथ से निकल गया तो कहीं पछतावे न रह जाए। पुप्पो उम्र भर का रोग भी बन सकते हैं। रोग की एक नई और नाकाबिले तरदीद शक्ल। मेरी ज़िंदगी का अनकान किसी तौर है। इन पछतावों से फरार तो फिर कहीं भी मुमकिन ना होगा। मुझे एक बार मम्मी को देखने जाना चाहिए, सिर्फ देख कर पढ़ कर आऊँ, ना किसी से बात करूँ। और इसमें हर्ज भी कोई नहीं अगर मैं अपनी अना से कुछ देर को नज़रें फेर सकूँ। पता नहीं क्यों वो अपने दिल को तायल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़रें बेख्तियार वॉल क्लॉक की तरफ उठी। 12 बजने को थे। मैं 5 और 6 के दरमियान तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सिर्फ एक बार आकर मुझसे मिल जाओ, वरना 7 बजे मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊँगा। आवाज़ों की डूबती उभरती लहरों में सबसे नुमाया आवाज़ उभरी। तो असल मामला ये था कि मैं इस कश्मकश का रुख मम्मी वाले मामले की तरफ मोड़ रही थी। इस बहस से बचने के लिए जो कल से मेरे अंदर चल रही है, इस जंग से बचने के लिए, फ़रार के लिए मैं मम्मी की तरफ झुक रही थी। वो ज़रियाब किस लिए अब मुझसे मिलना चाहता है? अब मिलने के लिए क्या रह गया सिवाय यादों की राख से भड़कती चिंगारियाँ टटोल कर दामन दिल जलाने के? उसने गहरा सांस, तनफ्फुस को काट कर निकलता हुआ सांस सीने से खारिज किया। फरियाल वापस आ गई है, किसी मुर्दे की सूरत और खुला मांग रही है। राफे की आवाज़ उसके कानों में नरम फुहार की तरह उतरी। तो इसलिए ज़रियाब को मैं याद आ गई। फरियाल को भुगता कर फ़ोन की घंटी एक तवातुर से बजे जा रही थी। उसने बहुत तरद्दुद के बाद डरते डरते फ़ोन उठाया था। उसे खौफ था दूसरी तरफ ज़रियाब ना हो, दूसरी तरफ राफे था। अम्मी कहाँ हैं? रस्मी सलाम दुआ के बाद उसने पूछा तो एक नफ़रत की सर्द लहर उसके रीढ़ की हड्डी से निकलकर बाएं बाजू में उभरी थी। मालूम नहीं, किसी काम से गई हैं। गाड़ी आ गई थी, ड्राइवर था? वो मुतफक्की लहजे में पूछने लगा तो उसका कोफत के मारे फ़ोन बंद करने को जी चाहा। उस शख्स ने मेरे लिए फ़ोन थोड़ी किया।
और अपने इन 23 दिनों में एक बार भी उसने बराह रात मुझसे मेरे लिए फ़ोन नहीं किया। उसे सिर्फ अपनी माँ की खैरियत की फ़िक्र होती है या मेरे इस कुफ्स में मौजूद होने की। उसने सुलगते जहन से सोचा, फूफो आ जाएं तो आप फिर फ़ोन करके सब पूछ लें, मैं इस वक्त ज़रा बिज़ी हूँ। कहते हुए उसने राफ़े की अगली बात सुने बगैर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। अच्छी मोहब्बत है मिस्टर राफ़े, जिसके इजहार के लिए आप एक जुमला नहीं पूछ सकते। इन 30 दिनों में 3 घिसे पिटे रोज़ के जुमले। आप ठीक हैं? कैसी हो? तबीयत अच्छी है? तुम अच्छी हो? नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत, और मैं कभी अच्छी हो भी नहीं सकती। वो पैर पटकते कमरे से बाहर निकल आए। आइंदा मैं इसका फ़ोन अटेंड नहीं करूँगी, भले घंटियाँ सारा दिन बजती रहें। वो दिल में फैसला करते हुए खुद से बोली। फूफो, मैं अम्मी को देखने अस्पताल जा रही हूँ। सादिया बेगम असर की नमाज के बाद तस्बीह लिए अभी तक मुसल्ले पर ही बैठी थी कि अभिया ने अंदर दाखिल होते हुए उन्हें यह कहकर चौंका दिया। स्याह रेशमी लिबास, जिसकी कमीज़ पे गुलाब की खिली कलियां और शगुफे जहाँ बजहाँ बिखरे हुए थे, उसके सांचे में डले नाजुक बदन के खतूत को वाजे करते हुए उसका हिस्सा मालूम हो रहे थे। रेशमी स्याह सुर्ख फूलों वाला दुपट्टा दोधिया गर्दन से बार बार फिसला जा रहा था। मेकअप के नाम पे उसने सिर्फ मैचिंग लिपस्टिक ही लगा रखी थी। मैचिंग स्याह रंगों वाले गोल्ड के टॉप्स, नाजुक चेन और कलाई से फिसलता ब्रेसलेट। वो इस वक्त सुरमई ढलती शाम का हिस्सा मालूम हो रही थी। ताज़ा शैम्पू किए सिल्की स्याह बाल उसके कंधों से नीचे तक जा रहे थे। छोटा सा कैचर बालों के वस्त में चंद शरीर लिटों के सिवा बाकी जुल्फ़ों को बांधने में अपनी नाकामी का ऐलान करता महसूस हो रहा था। फूफो, आप क्या सोचने लगी? वो कुछ सोच नहीं रही थी। उसके मकनातीसी शबाब की कशिश ने चंद लम्हों को उनकी नज़रें बांध सी ली थी। वो बिल्कुल सादा हुलिया में थी और उन्हें सादगी में न जाने कैसे बनाव सिंगार की अमेजिश दिखाई दे रही थी। कुछ गैर मामूलीपन, कुछ कोई अनोखा सा एहसास जिसे वो कोई नाम न दे पाई। बेख्तियार उनकी नज़रें उसके खाली पहलू की जानिब गई। वो दिल से होक सी निकली। काश इस घड़ी राफ़े अबिया के पहलू में खड़ा होता। ऐसी बेसाख्ता तमन्ना पहले तो उनके दिल में कभी ना की थी। कुछ नहीं सोच रही थी। अच्छा फ़ैसला किया तुमने। सुबह मेरे साथ चलती तो मुझे खुशी होती, मगर अब भी जा रही हो तो मेरे दिल से मनोबोझ उतर गया। चलो तुम्हारे साथ। उन्होंने अपनी भटकती हुई सोच को मजतमा करते हुए खुशदिली से कहा, वरना न जाने क्यों उस लम्हे उनका दिल चाह रहा था वो उसे बाहर जाने से मना कर दे। ढलती शाम का फसू बाहर चाहर जानिब फैल रहा था और अभिया का ये होश रुबारू न जाने कैसा खौफ सा आज उनके दिल में आ बैठा था। इस खौफ के ख्याल से उन्होंने साथ चलने का पूछा था। नहीं पुप्पो, मैं चली जाऊंगी। ड्राइवर मुझे ले जाएगा और ले भी आएगा। मुझे कौन सा उधर ज़्यादा देर रुकना है, बस देख कर आ जाऊंगी। यूं भी आप थोड़ी देर पहले तो आई, आप आराम करें। वो कहते हुए पलट कर जाने लगे। भैया ध्यान से बेटा, वैसे तो ड्राइवर बहुत अच्छा है, मगर वो अपने दिल का वसवसा कह नहीं सकती थी और जाने से उसे रोकना भी नहीं चाहती थी। और नहीं भी अजीब कश्मकश उन चंद लम्हों में उनके दिलो दिमाग पर हावी हुई थी। और अभी आरफा भाभी रूम में नहीं आई, शायद आईसीयू में है। वलीद मिल जाएगा तुम्हें, गेट पर ख्याल से जाना। वो उस वसवसे के तहत मुसल्ला समेटते हुए उसके साथ साथ बाहर निकल आई। पुप्पो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, फिर गाड़ी में जा रही हूँ, रिक्शा या टैक्सी पर तो नहीं, आप फिक्र ना करें। उन्हें तसल्ली देते हुए बाहर निकल आए। नहीं, यूं ही बेटा, शाम हो रही है ना। तो उन्होंने एक जोर निगाह उसके कातिल सरापे पर डाली। दुपट्टा खोल कर ले लेती, वाहिदगी से बोली। को उसने फ़ौरन ताबेदारी से दुपट्टा खोलकर अपने गिर लपेट लिया और खुदा हाफिज़ कहकर सीढ़ियाँ उतर गई। ड्राइवर गेट के पास गाड़ी का पिछला दरवाज़ा वाक़ई मुंतज़िर खड़ा था। उसके पिछली सीट पर बैठने तक रेशमी दुपट्टा फिसलता हुआ उसके पहलू में गिर गया। सादिया बेगम ने दूर से ही आयतें पढ़कर फूंक मारी। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। मैंने ताकीद तो की ही नहीं कि जल्दी आ जाए। उन्हें परेशानी सी हुई। जल्दी आ जाएगी, वो कौन सा वहाँ रुकेगी। गाड़ी जैसे ही नज़रों से ओझल हुई, चौकीदार ने गेट बंद कर दिया तो वो अंदर चली आई। मौला ने कितना करम किया हम गुनाहगारों पर। ऐसा शानदार घर, ऑफिस की गाड़ी, सुबह सवेरे घर के आगे आ खड़ी होती है, शाम 7-8 बजे तक, और रोज़ी रोटी की हर फिक्र से आज़ाद भी। काश आफ्ताब ज़ुबैरी तुम इतने जल्दबाज, लालची और हरीस ना होते तो तुम्हारा ऐसा इबरतनाक अंजाम भी ना होता। न जाने कैसे एक सरदा उनके लबों से निकली और वो बेदर्द हम सफ़र याद आ गया जो सारी उम्र दो काम भी उनके हमराह नहीं चला, मगर जिसकी मौजूदगी हम वक्त एक चुभते हुए कांटे की मानित उन्हें अपने होने का एहसास दिलाती रही थी। और मेरा खुदा शायद है आफ्ताब ज़ुबैरी, मैंने कभी तुम्हारे लिए बद्दुआ भी नहीं की थी। मेरे बच्चों के बाप थे तुम, और सारे ख़ानदान से छुटने के बाद तुम ही वाहिद आसरा नज़र आते थे, तो कैसे तुम्हारे लिए बद्दुआ करती। तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए बद्दुआ बन गए। वो थके थके कदमों से अंदर आई और तस्बीह हाथ में लेकर बिस्तर पर लेट गई। एक ज़माने के बाद ऐसी शाम उसकी ज़िंदगी में आई थी। सुरमई हल्के बादलों के इधर से उधर मंडलाते गुबार और शाम की घुलती स्याहियाँ, खुशबूदार हवा के फेरेरे
इन स्याहियों को और भी जाज़बे निगाह बना रहे थे। आरामदेह गाड़ी की नर्म गुदाज नशिस्त और तारकुल से फिसलती स्याह हमवार सड़क के दोनों अतराफ ऊंचे ऊंचे सायों वाले दरख्त हवा की सरगोशियों पर गोया सर धुन रहे थे। कैसी बेवकूफ़ हूँ मैं, यूं ही शाम को घर पड़ी बोर होती हूँ। ड्राइविंग भी मुझे अच्छी तरह आती है, गाड़ी लेकर बाहर निकल भी सकती हूँ। सड़ी बसी चीज़ों की तरह एक ही जगह पड़ी हूँ। जगह की तब्दीली इंसान के दिल और दिमाग पर एक खुशगवार असर डालती है। इसका इल्म तो मुझे आज हुआ है। वो शाम के उन पुरलुत्फ लम्हात से पूरी तरह महफूज हो रही थी। मम्मी के सामने जज्बाती बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, मैं जा रही हूँ तो सिर्फ अपना इखलाकी और मजहबी फरीज़ा निभाने, जैसे उन्होंने मेरा फरीज़ा निभाया। इसके अलावा और कुछ नहीं। चंद मिनट खड़े खड़े उन्हें देखूंगी और वापस लौट आऊँगी। ना किसी से बात करूँगी, ना किसी की बात का जवाब दूंगी। वो दिल में मंसूबाबंदी कर रही थी। गाड़ी सबक रफ्तारी से चलते हुए 5 स्टार होटल के सामने से गुजरने लगी। अबिहा के दिमाग को जैसे सोते में किसी ने झटके से उठा दिया। शाम 5 बजे और 6 बजे के दरमियान मैं इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा एक बार सिर्फ मुझसे मिल जाओ, वरना मैं खुद 7 बजे आ जाऊँगा तुम्हारे घर। गाड़ी बैक करके होटल की पार्किंग में ले जाओ। वो ये जुमला बोलना नहीं चाहती थी, न जाने कैसे उसके मुंह से ये जुमला फिसल गया। ड्राइवर ने भी गड़बड़ा कर उसे देखा और फिर दोनों तरफ तेज़ रफ्तारी से रवां दवां ट्रैफिक को। मैडम, हम टर्न करके आना पड़ेगा, होटल काफ़ी पीछे रह गया है। ऐसी तेज़ गाम ट्रैफिक के बीच गाड़ी बैक करना वाकई रिस्की काम था। ड्राइवर ने कहते हुए इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखा तो उसने सर हिला दिया। तुम अब जाओ, तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म। वापसी पर मैं खुद ही आ जाऊँगी टैक्सी करके। पार्किंग में उतरते हुए उसने ड्राइवर से कहा तो वह हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। उसकी नज़रों में क्या था कि अबिहा ने नज़रें चुरा ली। मैडम, आप कहती हैं तो मैं यहाँ इंतज़ार कर लेता हूँ, आप फारिग होकर आ जाइए। नहीं, मुझे देर लगेगी, तुम जाओ, वो कतई लहजे में कहते हुए आगे बढ़ गई। होटल के रिसेप्शन से उसने रूम नंबर 37 के बारे में पूछा। यस मैम, मिस्टर ज़रियाब रूम में ही है। रिसेप्शनिस्ट ने इंक्वायरी से चेक करके उसे बताया तो वो फिर से होटल के उस गोशे की तरफ बढ़ी जहाँ कैप्सूल लिफ्ट की इंटरेस्ट थी। उसे याद आया, पहली बार अपने शोर में वो ज़रियाब के साथ ही यहाँ डिनर के लिए आई थी। इससे पहले 2 बार वो सारी फैमिली के साथ इधर आ चुकी थी, मगर ज़रियाब के साथ जज्बाती ताल्लुक के बाद जब वो पहली बार इधर आई तो उसे सब कुछ कितना नया नया सा लगा था। ज़रियाब ने खुलकर अपने दिल के हर जज्बे को ज़बान भी इसी शाम दी थी। चंद दिनों बाद उसे लंदन चले जाना था हायर स्टडीज़ के लिए, इसलिए वो उसे अपने साथ इधर लेकर आया था। मम्मी और ताया की इजाज़त से डायमंड की रिंग पहनाई थी उसने इस हॉल के मशरक़ी कोने के आखिरी टेबल पर बैठे हुए। रिंग पहनते हुए शर्मो हया से जो उसकी कैफियत थी वो एक तरफ, और जो एहसास से तफाकुर था वो हर शाम हर एहसास पर भारी था, जैसे तमाम की तमाम दुनिया उसकी एड़ी के नीचे आ गई हो। आज उस शहर के सबसे कीमती, सबसे मोतबर शख्स ने उसे अपना बनाकर अपनी मोहब्बत का ऐलान करके शहर भर की लड़कियों से मुमताज़ मुनफरिद कर दिया था। माजी की वो हसीन यादगार शाम उसकी यादों के सरमाए का सबसे खूबसूरत बेशकीमत हिस्सा थी, जिसे उसने कभी याद करने की कोशिश नहीं की थी कि उसे याद करना सबसे तकलीफ़ दे था। और आज ज़रियाब ने ही इस तकलीफ़ दे याद को दोहराने मुकम्मल एहतमाम किया था। शायद लिफ्ट जो जो ऊपर जा रही थी उसका दिल नीचे ही नीचे बैठा जा रहा था। बातें करते, सुनते, छेड़ने करते सभी लोग उसकी तरफ मतवज्जे थे। उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था वो एक मुद्दत बाद उधर आई थी और आज फिर उसे लग रहा था ये सब उसके लिए बिल्कुल नया, बिल्कुल अनोखा सा है। कॉरिडोर के रेड कारपेट पर कदम रखते ही वो चौंकी थी। अबिहा अंसारी, ये तुम क्या करने जा रही हो? शादीशुदा होते हुए, किसी और की अमानत होते हुए, किसी दूसरे मर्द से मिलने जा रही हो, वो भी उस मर्द से जो कभी तुम्हारी चाहत रहा और जिसके ना मिलने का शोक तुमने घंटों, दिनों या हफ्तों नहीं, पूरे 1.25 साल मनाया है। अब क्या इस चाहत की तजदीद करने आई हो या अपने शौहर की अमानत में ख़यानत करने? पहली बार उसके दिल ने नफरी अंदाज में उससे सवाल किया था। दिल से बढ़कर अजीब शय भी कोई नहीं। पहले एक रास्ते की तरफ खुद ही हमक हमक कर कुरलाता है और फिर बीच मंझधार पहुंचकर लहान तान शुरू कर देता है। और दिल का ये कहना गलत भी नहीं। सोग मनाते मनाते क्या मैं इस बेवफा से इस सोग का खराज लेने जा रही हूँ? मुझे तो ऐसे हरजाई खुदगर्ज पर 2 हर्फ बेचकर कभी सोचना भी नहीं चाहिए। खुदा मैं उससे मिलने चली आई हूँ। किसी बड़ी मजबूती से उसके इरादे के सामने बंद बांधना था। वो एक झटके से वापसी के लिए मुड़ गई। मैं एक और जज्बाती गलती करने जा रही थी, हरगिज़ नहीं। जिल्लत को बार बार दोहराने से अपनी ही ज़ात की तजलील के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं किसी आस पर उससे मिलने आई हूँ कि उसे अपना फिगार सीना चाक करके दिखाऊं कि देखो मैं कैसे पल पल तुम्हारे लिए रोई हूँ, तड़पी हूँ। अपनी अलबेली मोहब्बत के बिछड़ने के बाद इस दुनिया की हर खुशी मुझ पर हराम हो गई। इस हराम जिंदगी में भी मैंने तुम्हारी याद का दिया बुझने नहीं दिया। तुम फरियाल के हो गए, तब भी मैं अपने दिल को तुमसे नफरत करने पर मजबूर न कर सके। कैसी सच्ची बेरिया मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, और तुमने मेरी पाक मोहब्बत पर शक किया, धुतकार दिया मुझे। क्या यही कुछ कहने आई हूँ मैं उससे, और इन सारे आंसुओं का मुआवजा मांगने जो उसकी याद, उसकी जुदाई में बहाने मैंने
नहीं, उसने लिफ्ट में कदम रखा और बटन दबाने को थी कि ज़रियाब उसके सामने दरवाजे के बीचों बीच अपनी शाहाना वजाहत के साथ जमकर खड़ा हो गया। यहाँ तक आ गई हो और मुझसे मिले बगैर लौट रही हो, क्या तुम्हारा दिल मान गया ऐसा करने पर? वो एक एक लफ्ज़ तोल कर बोलते हुए सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। दिल हम दोनों के बीच से बहुत दिन पहले निकल गया था। अब तो हर रास्ते का तयन दिमाग करेगा मिस्टर ज़रियाब, जैसे आपने किया। वो न जाने कैसे सारी तवानाई जमा करके बड़े तनतने से बोली थी। 1.25 साल का गुस्सा, नफरत और अपनी ज़ात की तजलील का एहसास बोल उठा था। नहीं बिया, दिल ही तो नहीं निकला बीच से। ऐसा होता तो ना तुम यहाँ आती, ना मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता। आओ मेरे साथ, अगर यहाँ तक आ ही गई हो। वो एकदम उसके सर्द हाथ थाम कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला और वो किसी बेजान सूरत की तरह खींचती चली गई। कैसी थी आरफा भाभी? अब रूम में शिफ्ट कर दिया उन्हें? उसकी वापसी खासी लेट हुई थी। सादिया बेगम परेशान हरासा गेट के पास ही उसे चक्कर लगाती मिल गई थी। ड्राइवर चला गया? इतनी दूर क्यों उतार कर गया तुम्हें? उसे अकेले आते देखकर गेट से बाहर झांकते हुए पूछने लगे और उन्हें जाती गाड़ी की धुंधली लाइट से अंदाज़ा हुआ कि ड्राइवर उसे खासी दूर उतार कर गया। उसे जाने की जल्दी थी। मैंने ही उसे कहा कि मुझे इधर ही उतार दे। पता नहीं उन्हें क्यों लगा अभी हाँ उनसे नज़रें चुरा रही हैं। मैंने दवाएं मंगवानी थी, ख़त्म हो गई थी मेरी। फिर रात के अंधेरे में इतनी दूर उतरने की क्या ज़रूरत थी भला? वो तेज़ी से अंदर की तरफ जा रही थी अनसुनी करते हुए। वो तेज़ कदमों से उसके पीछे लपकी। बहुत देर लगा दी तुमने, मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो मजबूरन उसके पीछे अंदर आ गई। ट्रैफिक जाम था। 2-3 जगहों पर छोटी सड़कों पर बेतहाशा बेहंगम ट्रैफिक। कोई कैसे किसी भी जगह वक्त पर पहुंचता। वहाँ से नज़रें मिलाए बगैर अलमारी की तरफ बढ़ी। फिर भी इतना टाइम? तुम तकरीबन 5 बजे निकली थी और अब? उन्होंने परेशान नज़रों से दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। पप्पू आपका मतलब क्या है? सारी तशवीश से उसने एकदम खुली अलमारी का पट ज़ोर से बंद करते हुए गुस्से से कहा। तो सादिया बेगम उसके तेवर देखकर जैसे हैरान होते हुए खुद को संभालने लगी। नहीं, कोई मतलब नहीं बेटा, आजकल ज़माना ख़राब है इसलिए डर लगता है। रोज़ तो कोई ना कोई खबर। वो हाथ मलने लगी। उन्हें बिया बदली बदली सी लग रही थी। जिस अबिया को उन्होंने शाम को अपनी नज़रों के सामने भेजा था उसे खासी मुख्तलिफ। ज़माना कब ख़राब नहीं हुआ? जब से पैदा हुए यही फ़िक्र तो आतर से सुनते आ रहे हैं। वो लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कॉटन का सूट हाथ में लिए ड्रेसिंग रूम में घुस गए। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस कदर वहशत ज़दा हो रहा है। अल्लाह खैर करे, आज सारा दिन राफे का फ़ोन भी नहीं आया। मेरे खुदा, मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखना। वो हस्ब आदत ज़ेरे लब अपनी मखसूस दुआएं दोहराने लगी। वो कपड़े बदल कर बाहर आ गई तो उन्हें वहीं बैठे देखकर ठठक सी गई और उसका यूँ ठठकना सादिया बेगम की नज़रों से भी पोशीदा न रह सका। वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। चलो खाना खाते हैं, मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी। वो उठते हुए बोली। पप्पू मुझे कतई भूख नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगी। इस वक्त सिर्फ रेस्ट करना चाहती हूँ। बेहंगम ट्रैफिक के शोर ने दिमाग ख़राब कर दिया। उनसे इस तरह नज़रें चुराते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों में ब्रश करते हुए बड़े नमाक से अपने सरापे का जायज़ा लेने लगी। पर बेटा थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए। तुमने दोपहर में भी चंद नवाले लिए थे और अब तो कई घंटे। वो तशवीश भरे लहजे में कहने लगी। प्लीज़ पप्पू मुझे ज़रा भूख नहीं आई। आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट प्लीज़। वो साफ लफ्ज़ों में ये कहते हुए रह गई कि अब आप जाइए, मुझे आराम करने दें। ऐसी अजनबियत तो सादिया बेगम की आंखों में कभी नज़र नहीं आई थी। उस रोज़ भी नहीं जब वो अपनी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ उस घर में मुस्तकिल तौर पर आ गई थी। और इसके बाद आने वाले दिनों में भी वो नाराज़ थी, नाखुश भी, मगर यूँ अनजान न शनासा कभी नहीं रही थी। उनके अंदर उसने फिर सर उठाया मगर मुंह से वो कुछ बोल ना सके। सर झुकाकर पलट गई। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन अच्छी लगी होगी। यार ये अभी हाँ क्या करती फिर रही है। मुझे इस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इतनी कोई ये ज़िद्दी है ना, मतलब इतना कोई स्टबर्न नहीं होना चाहिए किसी को। स्टबर्न क्या वर्ड है? हाँ, ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, मुझे इसका ये अंदाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई हेट हर पर्सनैलिटी, नॉट हर पर्सनैलिटी। मुझे उसकी पसंद नहीं आई। अच्छी है वैसे तो वो, लेकिन थोड़ी अजीब है इस तरह की। यार मैं पहले पढ़ती थी नॉवेल्स और बहुत जिद करती हैं ऐसी हीरोइनें और मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है और आज भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। खैर पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।